हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? तो मैं विजय अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय विजय पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो ये हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट का वन शॉट वीडियो है। आप चाहे किसी भी बोर्ड एग्जाम तैयारी कर रहे हो, नीट की कर रहे हो, जेई की कर रहे हो, सबके लिए ये एक सफिशियंट वीडियो है। इसमें हम पूरी थियोरी को कवर किए हैं अल्टरनेटिंग करंट की। ठीक है, तो चलिए आइए लेक्चर को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले बात यह है कि अल्टरनेटिंग करंट होती क्या है। एक्चुअल देखिए, जो करंट होती है वो दो तरीके की होती है। एक होती है डायरेक्ट करंट और एक होती है अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, एक होती है डायरेक्ट करंट और एक होती है क्या, अल्टरनेटिंग करंट। सो बात पहले कर लेते हैं हम लोग डायरेक्ट करंट की। तो ऐसी करंट जिसका मैग्नीट्यूड टाइम के साथ वेरी ना करे, मतलब क्या रहे, कांस्टेंट रहे। क्या रहे, कांस्टेंट रहे। तो ऐसी करंट को हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट करंट। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि देखो ये क्या है, टाइम है, और ये हमारे पास क्या है, करंट है। ठीक है, तो टाइम तो वेरी कर रहा है बट करंट हमारी क्या है, कांस्टेंट है। करंट क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो ऐसी करंट को हम लोग क्या नाम देते हैं, डायरेक्ट करंट। क्या देते हैं, डायरेक्ट करंट। क्लियर है यहाँ तक बात नहीं? ठीक है। एक दूसरी करंट होती है अल्टरनेटिंग करंट। क्या होती है, अल्टरनेटिंग करंट। ठीक। अल्टरनेटिंग करंट का मतलब ये हुआ, ऐसी करंट जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन टाइम के साथ वेरी करे। ठीक है, ऐसी करंट जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन टाइम के साथ क्या करे, वेरी करे। ऐसी करंट का नाम हम लोग क्या देते हैं, अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, और ध्यान रहे ये जो वेरिएशन है पीरियोडिकली हो। कैसा हो, पीरियोडिकली हो। ठीक, अगर कभी भी क्या हो, करंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पीरियोडिकली क्या करे, वेरी करे, तो ऐसी करंट को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिंग करंट। अब मैंने सवाल आ रहा होगा कि सर ये बताइए, अल्टरनेटिंग करंट में जो पीरियोडिक वेरिएशन है, ठीक है, वो तो हो सकता है साइन वेव भी है, वो भी एक पीरियोडिक है, कोसाइन है, वो भी एक पीरियोडिक है। ठीक है, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन भी पीरियोडिक है। ठीक, तो हमने वहां पर सब कुछ कंसीडर किया है। देखो ये हमारे पास क्या है, अल्टरनेटिंग करंट है, जिसमें क्या है, करंट टाइम के साथ क्या कर रही है, पीरियोडिकली वेरी कर रही है। ठीक है, देखो ये क्या है, ये हमारे पास पहली हाफ साइकिल है, जिसमें करंट क्या है, पॉजिटिव है। दूसरे हाफ साइकिल में करंट क्या हो जा रही है, निगेटिव हो जा रही है। ठीक है, वन पीरियड के बाद ये फिर से अपने आप को क्या करती है, रिपीट करती है। ऐसी करंट को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है क्या? अब मेरा सवाल आ रहा होगा कि सर ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट को दिखाने का तरीका होगा, जब हमें अल्टरनेटिंग सोर्स दिखाना होगा तो हम लोग ऐसे दिखा देंगे। ठीक है, एक गोला बना करके उसमें क्या करेंगे, अल्टरनेटिंग सिग्नल दिखा देंगे। ठीक, डायरेक्ट करंट दिखाने का तरीका होगा कि हम लोग सिंपली एक क्या कर लेते हैं, सेल का सिंबल बना देते हैं। इसका बना देते हैं सेल का। ठीक है, एक तरफ पॉजिटिव, एक तरफ क्या हो जाता है, निगेटिव। क्लियर यहाँ तक बातें? ठीक, अब बात हो रही है कि चलिए ठीक है, तो अल्टरनेटिंग करंट सिर्फ साइन और कोसाइन ही लिखे जाएंगे? नहीं। ठीक है, आप आगे चल के पढ़ेंगे इसमें कि देखिए जो हमारे पास स्क्वायर वेव होता है, क्या होता है, स्क्वायर वेव। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, स्क्वायर वेव है। देखो इसमें क्या है, आधे टाइम पीरियड में क्या है हमारे पास, ये करंट पॉजिटिव है कुछ वैल्यू, और फिर नेक्स्ट टाइम पीरियड में क्या है, आधे में करंट कितनी, उतनी वैल्यू निगेटिव है। तो ये क्या बनाएगा, ये स्क्वायर बना रहा है। क्या बना रहा है, ये स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायर जो होता है वेव फंक्शन, वो भी हमारे पास क्या है, अल्टरनेटिंग करंट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, ये हमारे पास क्या है, ट्रायंगुलर वेव फंक्शन है। ठीक है, या ट्रायंगुलर फंक्शन है, वो भी क्या होता है, पीरियोडिक फंक्शन होता है, वो भी अल्टरनेटिंग करंट को ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। यहाँ तक बातें क्लियर है क्या? ठीक है, अब बात आती है साइन। तो हम लोगों साइन को समझ ही लिया है। ठीक है, चलिए अगर यहाँ तक बातें क्लियर हो गई है तो नेक्स्ट है अल्टरनेटिंग करंट को हम लोग, ठीक है, कैसे शो करते हैं। ठीक है, तो देखो आपको मालूम है, अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस तब होती है जब क्या होता है, फ्लक्स टाइम के साथ चेंज होता है। ठीक है, तो जब फ्लक्स टाइम के साथ चेंज होता है तो आपके पास क्या आता है, एक ईएमएफ आता है, कॉइल में क्या आता है, ईएमएफ आता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या, ये कोई कॉइल है, जब ये क्या करेगी, किसी मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करती है, तो आपको मालूम है कि फ्लक्स क्या होता है, टाइम के साथ चेंज होता है। ठीक है, और फ्लक्स जब टाइम के साथ चेंज होता है तो एक ईएमएफ आता है। ठीक है, तो ईएमएफ को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ई इज इक्वल टू डी फाइव बाई कितना, डी टी। ठीक है, डी फाइव बाई डी टी। तो फाइव अपने पास कितना है, बी ए कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा। जब हम लोग इसको डिफरेंशिएट किए तो कितना आ गया अपने पास, डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको मालूम है कॉस का क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। अब आपको मालूम है माइनस आता है, तो इस माइनस से ये क्या हो जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। अब ये जो बी ए ओमेगा है, ठीक है, ये मैक्सिमम वैल्यू होती है, ठीक है, ईएमएफ की। तो इसे लिख देते हैं ई नॉट। क्या लिख देते हैं, ई नॉट। ठीक, तो इसे बोलेंगे हम लोग क्या, इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ या इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज।
इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ या इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज। यहाँ तक बातें क्लियर है। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए करंट। हमें क्या चाहिए, करंट। और करंट को हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, रेजिस्टेंस से बेसिकली क्या कर दे, डिवाइड कर दे। हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर जो हमारे पास करंट चाहिए थी तो कितना हो जाएगा, ई बाई आर, तो आर जैसे डिवाइड किए तो ये हो जाएगा आई नाट। क्या हो जाएगा, आई नाट। ध्यान रहे आई नाट की वैल्यू कितनी है, बी ए ओमेगा बाई आर। ठीक है, आर क्या है, रेजिस्टेंस है। अगर एन टर्म्स होगा तो एन से हम मल्टीप्लाई हो जाएगा, बस इतनी बात ध्यान रखिए। क्लियर है क्या ये बातें, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट बात करें हम लोग। अब बात आती है कि देखो जो हमारे पास करंट होती है अल्टरनेटिव, वो आधे हाफ साइकिल में पॉजिटिव होती है और आधे में क्या होती है, निगेटिव होती है। ठीक है, आधे हाफ साइकिल में क्या होती है, पॉजिटिव, आधे में क्या होती है, निगेटिव होती है। ठीक, तो अब सवाल उठता है कि जो हमारे पास करंट होगी अल्टरनेटिव, उसकी मीन वैल्यू कितनी आएगी। ठीक है, तो ध्यान दो, जो हमारे पास अल्टरनेटिव करंट होती है वो कितनी आती है, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो इसका ग्राफ बनाते हैं तो आधे हाफ साइकिल में ये जीरो है, यहाँ तक टाइम टी बाई टू है, यहाँ तक टाइम क्या है, टी। ठीक है, फिर उसके बाद कितना हो जाएगा, थ्री टी बाई टू, और इस तरह से सो ऑन होता जाएगा। तो देख रहे हैं आधे हाफ साइकिल में करंट क्या है, पॉजिटिव है, और आधे हाफ साइकिल में करंट क्या है, निगेटिव है। तो सिंपल सी बात है, अगर कोई चीज आधे टाइम में पॉजिटिव है और आधा उतना ही टाइम में क्या है, निगेटिव है, तो उसका वजह कितना आता है, जीरो। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास क्या है, जो हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट होती है, उसकी एवरेज वैल्यू फुल साइकिल में कितनी होती है, जीरो। कितनी होती है, जीरो। ध्यान रहे क्यों जीरो आती है, आधे में पॉजिटिव है और आधे में क्या है, निगेटिव है। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आधे हाफ साइकिल में पॉजिटिव या निगेटिव वैल्यू आती कितनी है, तो ध्यान रखिएगा, आधे हाफ साइकिल में जो पॉजिटिव वैल्यू करंट की होगी वो आएगी टू आई नॉट बाई पाई, टू आई नॉट बाई पाई। और आधे में जो निगेटिव आती है वो कितनी आती है, वो आती है माइनस टू आई नॉट बाई पाई। अगर दोनों को सम अप करोगे तो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्लियर है क्या यहाँ तक बातें, ठीक है। नेक्स्ट, तो यहाँ हमने लिख दिया है मीन वैल्यू ऑफ सिनुसॉइडल एसी, मीन या एवरेज। ठीक है, उसका एक ही मतलब है। तो आई एवरेज की वैल्यू फुल साइकिल में कितनी होती है, जीरो। हाफ साइकिल में कितनी होती है, टू आई नॉट बाई पाई, अभी हमने लिखा था रिजल्ट। ठीक है, टू आई नॉट बाई पाई। और अगर आपसे पूछ ले कि आई स्क्वायर का एवरेज कितना होगा, उसका जो हमारे पास फुल साइकिल में होता है वो आई नॉट स्क्वायर बाई टू होता है। कितना होता है, आई नॉट स्क्वायर बाई टू। ठीक है, हाफ साइकिल में कितनी होती है, वो भी आई नॉट स्क्वायर बाई टू, ये भी बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, आई जो हमारे पास आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी है, उसकी हाफ साइकिल में स्क्वायर का एवरेज आई नॉट स्क्वायर बाई टू होता है, और फुल साइकिल में भी आई नॉट स्क्वायर बाई टू ही होता है। ठीक, इसी तरह से ईएमएफ की बात करूं तो एवरेज वैल्यू ऑफ ईएमएफ फुल साइकिल में वो भी जीरो होगा, आधे में पॉजिटिव और आधे में निगेटिव। ठीक है, और अगर पूछे कि हाफ साइकिल में कितना होगा, जैसे ये होता है टू आई नॉट बाई पे, से यहाँ कितना हो जाएगा, टू ई नॉट बाई पाई हो जाएगा। क्लियर है क्या, ठीक। सिमिलर वे से उसके स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ई नॉट स्क्वायर बाई टू हाफ साइकिल में, और ई नॉट स्क्वायर बाई टू फुल हाफ साइकिल में। ठीक है, यहाँ तक बातें एकदम क्लियर होनी चाहिए। ठीक, अच्छा अगर मान लेते हैं एवरेज निकालने के लिए कह दिया जाए तो कैसे निकालोगे, तो किसी भी कंटिन्यूअस फंक्शन को जब एवरेज निकालना हो ना, ठीक, उसका एवरेज निकालने का तरीका होगा जीरो से टी, फुल साइकिल निकाल रहे हो तो एफ जो फंक्शन हो आपका, उसका डी टी। ठीक है, अपान जीरो टू टी डी टी। ये तरीका होगा किसी भी कंटिन्यूअस फंक्शन एफ का एवरेज निकालने का तरीका। यहाँ तक बातें क्लियर है क्या, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है, होनी भी नहीं चाहिए। चलिए, नेक्स्ट आपके पास है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ठीक है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू का क्या मतलब होता है। ठीक है, तो पहले हम लोग समझते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू जब कोई करंट का निकाला जाता है। देखो भाई समझो निकालते क्यों, एक्चुअल में हम लोगों ने देखा कि जो अल्टरनेटिंग करंट होती है आधे हाफ साइकिल में पॉजिटिव होती है, और आधे हाफ साइकिल में वो क्या होती है, उतनी ही निगेटिव होती है। एवरेज तो जीरो हो गया, एवरेज क्या हो गया, जीरो हो गया। जबकि हम लोग ये देखते हैं कि जो करंट फ्लो करती है वो तो जीरो नहीं होती, वो तो जीरो नहीं होती है। सिंपल सी बात यह है कि कोई ना कोई चीज ऐसा है जो हम लोग मिस कर रहे हैं। ठीक है, उसी करंट का नाम हम लोग क्या नाम देते हैं, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट। ठीक है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट या रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ वोल्टेज। क्लियर है क्या यहाँ तक बातें, ठीक है। तो अगर कभी भी रूट मीन स्क्वायर निकालना हो, सपोज करते हैं करंट का निकालना है, आप सबसे पहले क्या लिखा करिए,
सबसे पहले करंट का स्क्वायर करिए। क्या करिए? करंट का स्क्वायर, जो भी फंक्शन का निकालना हो। ठीक है, तो करंट का स्क्वायर कर दीजिए। उसके बाद क्या कर दीजिए? देन मीन कर दीजिए उसको। मीन मतलब एवरेज ले लीजिए। क्या ले लीजिए? एवरेज। फिर उसके बाद क्या कर दीजिए? रूट कर दीजिए। क्या कर दीजिए? रूट। तो जो निकल के आएगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? आई आर एम एस या वी आर एम एस। क्लियर है? आई आर एम एस या वी आर एम एस। ठीक। तो पहले क्या करना है? पहले स्क्वायर करना है। जैसे आई है तो उसका आई स्क्वायर कर दो। फिर मीन ले लो, तो आई स्क्वायर का मीन निकाल लो। फिर उसका रूट लगा दो, तो क्या निकल के आ जाएगा अपने पास? आई आर एम एस। तो लिखने का तरीका क्या होगा? तो पहले स्क्वायर करना है तो कैसे करोगे? मान लो आई लिख रहे हो तो क्या करोगे? पहले लिखो आई स्क्वायर। फिर मीन, मीन लिखने का तरीका हमने सिखाया, ये होता है। फिर क्या कर लो? रूट ले लो। ये क्या आ जाएगा अपने पास? आई आर एम एस आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आई आर एम एस। तो यहाँ हम लोगों ने लिखा मैथमेटिकल डिफिनीशन ऑफ एक्स आर एम एस, दिस इज इक्वल टू रूट ऑफ, ठीक है, ये एवरेज वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक बात? है क्या? ठीक है। इसी तरह से आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट जो आती है, ठीक है, तो अभी हमने सिखाया वो कितना हो जाएगा? आई आर एम एस दिस इज इक्वल टू आई स्क्वायर का एवरेज, फिर उसका क्या कर लो? रूट ले लो। और अब आपको दिक्कत ये है कि सर इसका रूट कैसे निकालेंगे एवरेज? तो एवरेज में निकालना सिखाया। देखो यहाँ थोड़ा सा ये मिसप्रिंट है, तो इसे हम थोड़ा सही से लिख दे रहे हैं। आई आर एम एस हमको निकालनी है, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग निकालेंगे पहले क्या? ठीक है, इसको लिखेंगे ऐसे, जीरो टू टी कंप्लीट साइकिल के लिए। फिर क्या करेंगे? यहाँ यहाँ लिखेंगे आई स्क्वायर डी टी। ठीक है, और यहाँ क्या लिखेंगे? जीरो से टी डी टी। फिर इसका रूट ले लेना है। क्या लेना है? रूट। ये होगा एक्चुअल में आई आर एम एस। ये क्या होगा एक्चुअल में? आई आर एम एस। सेम काम यहाँ वोल्टेज के लिए भी कर लेना। ठीक। अब आप लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में पढ़े ही हैं। रूट मीन स्क्वायर का सिंपल मतलब होता है कि जैसे मान लो करंट है आई वन, तो उसका करो स्क्वायर। फिर आई टू है उसका स्क्वायर करो। फिर आई थ्री है उसका स्क्वायर करो। फिर उसका मीन ले लो, देन रूट ले लो। तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग? वी आर एम एस। क्या बोलेंगे? वी आर एम एस। ठीक है, करंट होगी तो आई आर एम एस बन जाएगा। यहाँ तक बातें क्लियर हो रही हैं क्या? ठीक। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट। अब हम लोग रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को थोड़ा सा इंडियन सिस्टम में समझते हैं। तो देखो, जो इंडियन सिस्टम होता है उसमें सप्लाई होती है वोल्टेज की, वो होती है 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज। ठीक है, 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज। ठीक। अगर 220 वोल्ट हमारे पास क्या है? एसी वोल्टेज है। ठीक है, और वो 50 हर्ट्ज क्या है? उसकी फ्रीक्वेंसी है। क्या है? फ्रीक्वेंसी है। इसका क्या मतलब होता है वो ये समझिए। द करंट बिकम्स जीरो ट्वाइस इन ईच साइकिल। मतलब करंट ऐसे चल रही है तो एक साइकिल में क्या होती है? दो बार जीरो हो रही है। यहाँ जीरो हो रही, फिर यहाँ जीरो हुई। ठीक है, एक साइकिल है कंप्लीट ही कर रही है। तो हमारे पास क्या हुई? करंट की वैल्यू दो बार जीरो हुई। जीरो से स्टार्ट की, तो अगर हम लोग यहाँ देखें और यहाँ पे क्या हो गई? दो बार ये जीरो हो गई। इसका मतलब ये है कि करंट दो बार जीरो हो रही है और दो बार क्या कर रही है? मैक्सिमम पहुंच रही है। ठीक है, तो हम लोग ये कह सकते हैं का कि भाई जो करंट है वो जो है 100 टाइम्स जो है, ठीक है, दिस बिकम्स दैट करंट बिकम्स जीरो एट 100 टाइम्स इन 1 सेकेंड। मतलब एक सेकेंड में करंट 100 बार जीरो हो रही है और 100 बार क्या हो रही है? मैक्सिमम हो रही है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी से हम ये बता सकते हैं, जैसे हमारे पास जो अल्टरनेटिंग करंट वाले किसी बल्ब में आ रहा है, तो वो क्या कर रहा है? 100 बार जल रहा है और 100 बार क्या है? बुझ रहा है। अब सवाल आएगा कि सर हमको तो नहीं दिखता कि 100 बार जल रहा है और 100 बार बुझ रहा है। ठीक। एक्चुअल में इसके पीछे एक लॉजिक है और साइंस है, उसको समझो ध्यान से। जैसे हमारी आंख क्या होती है? वो एक तरह से इंस्ट्रूमेंट है। वो एक तरह से क्या है? इंस्ट्रूमेंट है। ठीक। और हर इंस्ट्रूमेंट का अपना एक मिनिमम, ठीक है, वैल्यू सेट होती है। उससे बियॉन्ड वो काम नहीं करता। ठीक। तो हमारी आंख के लिए एक मिनिमम वैल्यू सेट है, उसे बोलते हैं परसिस्टेंट ऑफ विजन। परसिस्टेंट ऑफ विजन। ठीक। वो परसिस्टेंट ऑफ विजन जो होता है आई के लिए, वो होता है 0.1 सेकेंड। मतलब अगर कोई भी घटना 0.1 सेकेंड से कम टाइम में घटित हो जाएगी, हमको नहीं दिखेगी। ये अच्छे से समझना है एकदम, ये लॉजिकल बात है। ठीक। कोई भी घटना अगर 0.1 सेकेंड से कम में हो जाएगी तो हमको नहीं दिखेगी। तो अब सवाल होगा कि भाई फिर ये इस केस में क्यों ऐसा है? तो पहले इसको समझो। जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है वो है 50। तो आप सिंपल सी बात है, टाइम पीरियड कितना होता है? तो बोलोगे सर वो होता है 1/f। तो 1/f करोगे तो 1/50 का मतलब कितना आ जाएगा? तो जब 1/50 करोगे तो बोलोगे सर ये तो हो जाएगा 0.02 के आसपास, 0.02 सेकेंड।
और वो क्या है 0.1 सेकंड से छोटा है। और मैंने कहा कि अगर 0.1 सेकंड से छोटी वैल्यू होगी तो हमको समझ में नहीं आएगी। मतलब ये बल्ब 100 बार बुझ रहा है, 100 बार जल रहा है, लेकिन हमको ये बात समझ में नहीं आती। कभी कभी आप लोग देखे होंगे कैमरे से, जब कैमरे से पिक लेते हैं तो वो ऐसे ऐसे फ्लक्चुएट करता रहता है। क्यों? क्योंकि उसमें क्या होता है ना, वो डिवाइस हमारे आंख से ज्यादा सेंसिटिव है, तो वो देख लेता है कि जो हमारे पास करंट है ना, जो बल्ब है वो क्या कर रहा है, वो फ्लक्चुएट कर रहा है, कहीं जल रहा है कहीं बुझ रहा है। ठीक है, लेकिन हमारी आंख ये चीज डिटेक्ट नहीं कर पाती है। क्लियर? तो आपको ध्यान क्या रखना है इसमें, कि अगर जो इंडियन सिस्टम होता है उसमें 50 हर्ट्ज जो होती है सप्लाई होती है। 50 हर्ट्ज क्या होती है, सप्लाई होती है। ठीक, तो 50 हर्ट्ज सप्लाई का मतलब क्या हुआ कि 50 बार बल्ब जला, 50 बार बल्ब बुझा। ठीक, लेकिन हमको वो दिखता नहीं है, तो हम ये बात कह सकते हैं क्या, भैया बुझने का मतलब क्या हुआ, 50 बार वोल्टेज या करंट क्या हुई, जीरो हुई। ठीक है, 50 50 50 100 बार। ठीक है, और 50 बार, 100 बार हमारे पास क्या हुआ, उसकी ब्राइटनेस मैक्सिमम हुई। ठीक है, तो 100 बार बल्ब जला, 100 बार क्या हुआ, बुझा। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई क्या? चलिए समझते हैं हम लोग अब नेक्स्ट बात। पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज या पीक वैल्यू ऑफ करंट, इसका क्या मतलब होता है? पीक वैल्यू का मतलब ये है कि देखो जो हमारे पास सिग्नल चलता है ना, वो क्या करता है, टाइम के साथ पीरियोडिकली कुछ इस तरीके से वेरी करता है। टाइम के साथ पीरियोडिकली कुछ इस तरीके से क्या करता है, वेरी करता है। अब सवाल होगा कि ठीक है सर, वेरी तो कर रहा है, ये सिग्नल क्या है, किसी न किसी टाइम पर मैक्सिमम भी होगा, और किसी न किसी टाइम पे क्या हो रहा है, जीरो भी हो रहा है, फिर किसी टाइम पे क्या है, अपोजिट जाके मैक्सिमम हो रहा है। ठीक, तो पीक वैल्यू का मतलब ये है कि वो मैक्सिमम कितना जा सकता है। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो हम लोग निकालते हैं कैसे, इसमें रिलेशन होता है कि Vrms दिस इज इक्वल टू कितना होता है, V0 बाई कितना, √2। ठीक है, तो Vrms हमारे पास कितना है, तो बोलोगे सर जो Vrms होता है ना, एक्चुअल में यही वोल्टेज हमारे पास सप्लाई है। मतलब कोई भी डिवाइस जो अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग वोल्टेज को मेजर करती है वो आरएमएस वैल्यू होती है। क्या होती है, आरएमएस। जैसे हम 220 वोल्ट वाले लिए क्या है, आरएमएस वैल्यू है, क्या है ये, आरएमएस वैल्यू। तो ये हो गया हमारे पास आरएमएस वैल्यू 220। ठीक है, और हमें वी नॉट चाहिए तो √2 से मल्टीप्लाई करोगे, ये कितना आता है, 311 वोल्ट। ठीक है, कहीं कहीं पे 312 या 310 वोल्ट भी दिया जाता है, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू ये नहीं, एग्जैक्ट वैल्यू ये नहीं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज जो आता है आपके पास, वो कितना निकल के आता है, 311 वोल्ट। क्लियर है क्या यहाँ तक बात में? ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब थोड़ी सी बात समझना है कि सिग्निफिकेंट ऑफ रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, इसका क्या मतलब होता है, कि जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होती है इसका फिजिकल सिग्निफिकेंट क्या है, हम क्यों पढ़ रहे हैं ऐसा। ठीक है, तो इसे थोड़ा ध्यान से समझो। ये देखा गया कि देखो जो करंट है, ठीक है, एवरेज करंट जीरो आ रही है, फिर भी वायर में करंट अल्टरनेटिंग फ्लो कर रहा है। अब सवाल आया कि भाई वो कौन सी करंट है, ये कौन सा वोल्टेज जो भी फ्लो कर रहा है। ठीक, तो ये देखा गया कि एक काम करिए, वही करंट को, ठीक है, सर्टेन टाइम तक भेजिए, और उसी टाइम तक क्या करिए, उसी वायर में डीसी करंट को भेजिए। ठीक, तो ये देखा गया कि जितना पावर लॉस या हीट लॉस डीसी वाला करता है, उतना हीट लॉस एसी वाला करे। ठीक है, तो दोनों का हीट लॉस क्या करो, इक्वेट कर दिए, हीट लॉस दोनों क्या कर दिए, इक्वेट कर दिए। ठीक, तो ये देखा गया कि जो करंट निकल के आती है ना, वो जो होती है डीसी करंट, ठीक आईआरएमएस के इक्वल होती है। तो मैं ये कह सकता हूँ क्या, कि आईआरएमएस करंट ऐसी करंट है जो सेम अमाउंट ऑफ पावर या हीट डिसिपेट करता है, जितना कोई डीसी सिग्नल किसी वायर में सेम टाइम तक फ्लो करे तो डिसिपेट करता है। तो हम कह सकते हैं कि जो आईआरएमएस वैल्यू है वो डीसी की इक्विवेलेंट है, जो सेम टाइम तक सेम अमाउंट ऑफ हीट क्या करता है, लॉस करता है। इसी बात को हम लोगों ने यहाँ पे दिखाया है कि एसी जो होती है जितना हीट लॉस करती है, उसे हम लोग लिख दिए एच एसी। ठीक है, डीसी उसी टाइम तक क्या करें, उसको फ्लो कराएं, तो वो दोनों के हीट लॉस अगर सेम है, तो करंट की वैल्यू क्या देखा गया कि डीसी और एसी वाली क्या है, सेम है। और कौन सी, आरएमएस करंट, कौन सी, आरएमएस करंट। ठीक, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसे एकदम अच्छे से ध्यान रखिएगा। ये हर
तरीके से एग्जाम पूछा जा रहा है, चाहे नीट का हो, चाहे जेई का हो, चाहे आपका बोर्ड एग्जाम। ठीक है क्या यहाँ तक बातें? चलिए ठीक, नेक्स्ट बात। ठीक है, सिग्निफिकेंट क्या है हमारे पास, ये बात हमने समझा ही दिया है। ठीक। अब देखो एक चीज और निकल के यहाँ से आता है कि जो हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट है या अल्टरनेटिंग वोल्टेज है, उसे हम लोग कैसे मेजरमेंट करते हैं, कैसे मेजरमेंट करते हैं। ठीक, और कौन सी वैल्यू को मेजर करते हैं। तो जो आपके पास एसी डिवाइसेस होंगी, वो मेजर करती हैं आरएमएस वैल्यू को। किसको मेजर करती हैं? आरएमएस वैल्यू को। ठीक है। तो अगर हमारे पास क्या है, कहीं भी क्वेश्चन में ये दे दिया कि ये, ठीक है, 220 वोल्ट एसी है, सिंपल सी बात हो, कोई ना कोई डिवाइस मेजर किया होगा, और डिवाइस मेजर किया है तो वोल्टेज बता देना है कौन सा वोल्टेज है। ठीक है, वो आपको समझ लेना है कौन सा वोल्टेज है, वो आरएमएस वोल्टेज है। कौन सा है? आरएमएस है। यहाँ तक बातें क्लियर हो रही हैं? ठीक है। तो सिंपल सी बात ये रही कि आरएमएस वोल्टेज, ठीक है, या आरएमएस करंट अगर किसी प्रॉब्लम में गिवन है और नाम नहीं लिया गया है तो वो आरएमएस आप अंडरस्टूड रहेगा। क्लियर। दूसरी बात, आरएमएस करंट और आरएमएस वोल्टेज को हम लोग, ठीक है, मेजर कैसे करते हैं। तो जैसे हम लोग डीसी को मेजर करते हैं, तो डीसी में क्या होता है कि वो जो होती है वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे बेस्ड होती है। ठीक है, सिंपल सी बात है, उसमें करंट फ्लो किया। ठीक है, करंट फ्लो करने के बाद क्या होता है, हमारे पास जो गैल्वेनोमीटर होता है वो डिटेक्ट कर लेता है कितनी करंट है। ठीक है, उसकी हेल्प से हम लोग अमीटर या वोल्टमीटर बनाते हैं, तो उनसे मेजर हो जाता है कितना करंट और कितना वोल्टेज फ्लो हो रहा है। ठीक है, लेकिन क्या एसी को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, उन्हीं डिवाइसेस से मेजर कर सकते हैं? तो नहीं, ध्यान रखिएगा, एसी को मेजर करने के लिए हार्ट वायर एमीटर का यूज करते हैं, वो एमीटर नहीं यूज होता। ठीक है, और हार्ट वायर वोल्ट मीटर का यूज करते हैं। ठीक है क्या ये बात नहीं? ठीक, वो वाले मीटर और वोल्ट मीटर यूज नहीं होते। थ्योरेटिकल क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये बात आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है। अब सवाल होगा कि सर अगर हम लोग क्या करेंगे, जो डीसी वाले डिवाइसेस हैं, मीटर और वोल्ट मीटर, अगर उनसे एसी मेजर करेंगे तो क्या होगा। तो बेटा देखो, उसमें जो नीडल होती है ना, वो क्या हो जाएगी, इनर्शिया का जैसे ही समझ में आएगी ना, इधर जाएगी ना उधर जाएगी। क्यों? क्यों क्या है, वो 100 बार क्या हो रहा है, मैक्सिमम 100 बार क्या हो रहा है, जीरो। तो इनर्शिया का क्या होगा, ना नीडल इधर मूव करेगी ना इधर मूव करेगी। ठीक है, ये बातें क्लियर हो जानी चाहिए। चलिए नेक्स्ट। तो ये बात हम लोगों ने समझा ही दिया है। ठीक है। हाँ, अब हम लोग बात करते हैं एसी सर्किट्स के बारे में। किसके बारे में? एसी सर्किट्स के बारे में। ठीक है, अगर हम लोग एसी सर्किट्स के बारे में यूज करें, तो देखो हमारे पास जो सिलेबस का पार्ट है वो ये है कि अगर हम लोग अल्टरनेटिंग सिग्नल को अप्लाई करें किसी रजिस्टर के क्रॉस तो क्या होगा। ठीक है, अगर हम लोग क्या करते हैं, अल्टरनेटिंग सिग्नल ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव को किसी रजिस्टर के क्रॉस लगाएं तो क्या होगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, इंस्टेंटेनियस करंट कितनी हो जाएगी, ई नॉट बाई आर। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ई नॉट बाई आर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, और ई नॉट बाई आर को क्या लिख देंगे, आई नॉट। क्या लिख देंगे, आई नॉट। और आई नॉट क्या है, पीक वैल्यू ऑफ, ठीक है, ये आपके पास क्या है, अल्टरनेटिंग करंट। ठीक, अगर हमें आरएमएस करंट निकालना होगा तो क्या करेंगे, यहां से निकाल लेंगे हम लोग क्या, वी आर एम एस या ई आर एम एस, फिर उसे क्या करेंगे, रेजिस्टेंस से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, रेजिस्टेंस से डिवाइड करेंगे। तो आपको मन में आएगा सर ई आर एम एस निकालेंगे कैसे, तो ई आर एम एस निकालने का तरीका हमने पीछे सिखाया है। वो कितना हो जाएगा, वी नॉट बाई कितना, रूट टू, या फिर ई नॉट बाई रूट टू, ई नॉट बाई रूट। ठीक, तो ई नॉट बाई रूट टू, फिर उसमें क्या करेंगे, रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दो, तो क्या निकल के आ जाएगा आपके पास, आर एम एस करंट निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए। तो अब देखो एक बात ध्यान से यहाँ पे, कि अल्टरनेटिंग करंट का जो हम लोगों ने वोल्टेज का इक्वेशन लिया वो होता है E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक, और करंट का जो हमारे पास इक्वेशन आया वो है आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक, तो ध्यान से देखो, दोनों का फेज क्या है, सेम है। तो मतलब दोनों स्टार्ट एक साथ करेंगे, मैक्सिमम एक साथ होंगे। ठीक है, जीरो भी क्या करेंगे, एक साथ होंगे। हो सकता है उनका एम्पलीट्यूड कम और ज्यादा हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ हमने वही बात दिखाया है कि देखो भैया, हमारे पास क्या है कि जब हम लोग टाइम जीरो लिए, ठीक है, टाइम जीरो ले लिए, तो हमारे पास ईएमएफ भी कुछ आ रहा था। ठीक है, और करंट भी कुछ आ रही थी। ठीक, तो हम लोगों ने क्या कर दिया है यहाँ पे, ये हमने ग्राफ शो कर दिया कि हमारे पास ग्राफ क्या करेंगे, कुछ टाइम पहले ही स्टार्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक बातें। दूसरी बात देखो भाई यहाँ से, अगर हम लोग ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी और आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी का ग्राफ देखें, तो ये हमारे पास क्या है,
ठीक, ये वाला करंट का ग्राफ है और ये वाला क्या है, वोल्टेज का ग्राफ है। ये वाला किसका है, वोल्टेज का है। ये वाला किसका है, करंट का ग्राफ। क्लियर है? ठीक है। एक बात इंपॉर्टेंट है, अगर करंट और वोल्टेज एक साथ स्टार्ट करते हैं और एक साथ मैक्सिमम होते हैं, एक साथ मिनिमम होते हैं, इस बात को हम लोग बोलते हैं, ठीक है, सेम फेज। तो जब कभी भी क्या करते हैं, एसी सिग्नल को रजिस्टर के क्रॉस लगाते हैं, तो वो कैसे होते हैं, सेम फेज में चलते हैं। तो इस बात को हमने लिखा कि प्योरली रजिस्टिव सर्किट में करंट और वोल्टेज क्या होते हैं, सेम फेज में होते हैं। कैसे होते हैं, सेम फेज में होते हैं। क्लियर हो रही है बातें क्या? ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टेप पे। अब हम लोग बात करेंगे कि एसी सिग्नल को अगर हम लोग क्या करें, किसी कैपेसिटर के क्रॉस लगाएं। ठीक, तो देखो आपको मालूम है, जब हम लोग क्या करते हैं, एसी सिग्नल को कैपेसिटर के क्रॉस लगाते हैं, तो कैपेसिटर भी क्या करता है, एक रेजिस्टेंस ऑफर्ड करता है। ठीक है, उस रेजिस्टेंस का नाम बदल जाता है, उसे हम लोग बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्या बोलते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। और कैपेसिटिव रिएक्टेंस कितना होता है, तो बोलो सर कैपेसिटिव रिएक्टेंस आपके पास होगा एक्स सी, लिखेंगे क्या, लिखेंगे एक्स सी। और ये कितना होता है, 1/ओमेगा सी। कितना होता है, 1/ओमेगा सी। और ओमेगा हम लोग कितना होता है, 2 पाई एफ। ओमेगा कितना होता है, 2 पाई एफ। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 पाई एफ इंटू सी। ठीक, ध्यान रहे, ये एसी में ही कैपेसिटर रेजिस्टेंस ऑफर करता है, डीसी में नहीं। आगे हम समझाएंगे बात को, आगे हम बात को समझाएंगे कैसे। डीसी के केस में फ्रीक्वेंसी जीरो होती है, तो जो कैपेसिटर द्वारा रेजिस्टेंस ऑफर किया जाएगा वो इनफाइनाइट करता है। कितना करता है, इनफाइनाइट करता है। ठीक, तो डीसी में कैपेसिटर क्या होता है, ये वर्क नहीं करता। क्लियर है क्या? ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करेंगे कि क्या होगा जब हम लोग क्या करेंगे, किसी कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी को लगाते हैं। ठीक, तो जब हम लोग वोल्टेज को इस पे फेड करते हैं ना, तो वोल्टेज हमारा क्या कर जाता है, ठीक है, इस केस में कैपेसिटर के जब क्रॉस लगाते हैं तो वो लैग कर जाता है, कितना, 90 डिग्री। ठीक है, कितना कर जाता है, 90 डिग्री लैग कर जाता है। जबकि करंट क्या होती है, ये बोल सकते हैं करंट 90 डिग्री लीड करती है। तो यहाँ हमने जब ग्राफ बनाया, तो करंट को क्या किया है, यहाँ दिखाया और वोल्टेज को दिखाया यहाँ पे। अब आपके मन में सवाल आया, तो सर वोल्टेज को तो यहाँ भी दिखा सकते थे। नहीं, ध्यान देना, जो करंट और वोल्टेज होते हैं इनको हम लोग रोटेटिंग वेक्टर ट्रीट करते हैं। और रोटेटिंग वेक्टर हमेशा एंटी क्लॉक रोटेट करते हैं। एंटी क्लॉक रोटेट करेगा, ध्यान समझो, अगर हम लोग यहाँ पे वोल्टेज दिखा देते तो ये आगे चल जाता और ये क्या होता है, पीछे चलता। ठीक, जबकि होना क्या चाहिए, ये आगे चलना चाहिए और ये क्या होना चाहिए, पीछे चलना चाहिए। ऐसे रोटेट करते हैं। ठीक, तो करंट क्या करती है, 90 डिग्री आगे रहती है। वोल्टेज क्या करता है, 90 डिग्री पीछे रहता है। आप इसको दोनों तरीके से बोल सकते हैं कि वोल्टेज लैग्स बिहाइंड दी करंट, या करंट लीड्स दी वोल्टेज, कितना, बाई 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ अगर हम लोग ग्राफ बनाए, तो ग्राफ देखो हमारे पास क्या है, ये वाला जो डॉटेड लाइन से ग्राफ बनाया गया है, ये वाला ग्राफ। ठीक है, ये ग्राफ किसका है, ये हमारे पास है वोल्टेज का ग्राफ। किसका है, वोल्टेज का ग्राफ। ठीक, जबकि करंट के केस में क्या होगा, करंट के केस में हमारे पास देखो, तो करंट का क्या है, कोसाइन है, तो कोसाइन क्या करेगी, ऊपर से शुरू करेगी ऐसे। ठीक है, तो इस अच्छे से समझ लेना है, ये ग्राफ पूछे जा रहे हैं ग्राफ। क्लियर है यहाँ तक बात में? ठीक है, चलिए नेक्स्ट है प्योर इंडक्टिव एसी सर्किट। अब बात आती है कि एसी सर्किट को अगर हम लोग क्या कर दें, ठीक है, अल्टरनेटिंग सिग्नल को किसी इंडक्टर के क्रॉस फेड करें तो क्या, तो ये इंडक्टर अपने पास, ठीक है, अगर उसमें फेड करते हैं तो क्या। तो जब हम लोग क्या करते हैं, एसी सिग्नल को किसी इंडक्टर पे क्या करते हैं, लगाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो वो एक रेजिस्टेंस ऑफर करता है, उस रेजिस्टेंस का नाम होगा इंडक्टिव रिएक्टेंस। ध्यान रखना, ये जो रेजिस्टेंस ऑफर करता है, ये जो रेजिस्टेंस ऑफर करता है, उस रेजिस्टेंस का नाम होता है, ठीक है, इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है, इंडक्टिव रिएक्टेंस लिखेंगे कैसे, एक्सएल से। कैसे लिखते हैं, एक्सएल से। ठीक है ना, एक्सएल हमारे पास ये हो जाता है क्या, इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो जब क्या होता है, जब हम लोग एसी सिग्नल को इंडक्टर में फेड करते हैं ना, तो जो हमारे पास वोल्टेज होता है, ठीक है, वो क्या कर जाता है, 90 डिग्री आगे चलता है, और करंट क्या होती है, 90 डिग्री पीछे चलती है। तो वोल्टेज का इक्वेशन हम लोग लिए, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी।
तो करंट क्या है, आई इज इक्वल टू आई नॉट ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। डेरिवेशन की बात हम नहीं कर रहे हैं, वन शॉट है, तो एक तरह से आपके रिवीजन के लिए है, ठीक है। डेरिवेशन का सेगमेंट अलग लेके आ रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक बात? चलिए, तो जब इसका हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, देखो हमारे पास ये करंट हो जाएगी, वोल्टेज क्या है 90 डिग्री आगे है, तो वोल्टेज हम लोग कुछ इस तरीके से मिलेगा वीएल, ठीक है। अब वीएल हम लोग यहाँ क्यों बनाए हैं, क्योंकि वोल्टेज आगे चलेगा तो एंटी क्लॉक रोटेट करते ये ऐसे जाएगा तो ये इधर जाता है, ठीक है। तो वोल्टेज हमेशा क्या होना चाहिए 90 डिग्री आगे आगे होना चाहिए, तो एंटी क्लॉक रोटेशन में वोल्टेज आगे आगे चलेगा, करंट पीछे पीछे चलेगी। क्लियर है ये बातें? ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। तो प्योर इंडक्टिव एसी सर्किट में फेजर डायग्राम ये हम लोगों ने बना के दिखा दिया है कि वोल्टेज क्या है, देखो आगे आगे चल रहा है, करंट क्या है पीछे पीछे चल रही है, ठीक है। 90 डिग्री का क्या होता है, फेज डिफरेंस होता है, ये बात हम लोगों ने पूरा बता दिया है, ठीक। ग्राफ की बात करूं तो ग्राफ आप देख लीजिए, सबसे पहले क्या करिए, वोल्टेज के लेवल ड्रा कर दीजिए, ठीक, वो साइन है आपके पास। और दूसरा क्या है, दूसरा है करंट का, वो कितना है, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। ध्यान दो, अब आप मन में आता है कि सर ये तो पक्का है, या तो करंट यहाँ से स्टार्ट करेगी, करंट यहाँ से स्टार्ट करेगी, दो ही वे हैं, ठीक है। अब सवाल ये है कि कहाँ से स्टार्ट करिए, तो टाइम जीरो रख के देखा करो, क्या क्या करो, टाइम जीरो रख दो। जब टाइम जीरो रखोगे ना, देखो हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन माइनस पाई बाई टू, और साइन माइनस पाई बाई टू कितनी होगी, माइनस, कितनी हो जाएगी, -1। तो ग्राफ कहाँ से स्टार्ट करेगा, नीचे से स्टार्ट करेगा, ये चीज चेक कर लेना है। क्लियर हो रही है बातें क्या? ठीक है। अब एक चीज और समझ लो यहाँ पे, कि देखो यहाँ पर ये क्या है, यहाँ मैक्सिमम हो रहा है, इससे क्या होगा, ये वाला जो हमारे पास ग्राफ है करंट वाली, करंट पीछे है, तो करंट क्या करिए, कुछ टाइम बाद मैक्सिमम हुई, तो करंट हमारे पास मैक्सिमम यहाँ हो रही है, ठीक है। कितना फेज है, तो बोलोगे सर फेज अपने पास कितना आ जाएगा, तो बोलोगे सर पाई माइनस पाई बाई टू, ये करोगे कितना आ जाएगा, पाई बाई टू का, ठीक है। तो फेज हम लोग इस तरीके से निकालते हैं, कितना आगे और कितना पीछे चल रहा है। क्लियर हो रही बातें क्या? ठीक है। चलिए नेक्स्ट, तो ये बातें हम लोगों ने थोड़ा सा समझाया यहाँ पे, कि देखो एक्सेल को क्या लिखते हैं, ओमेगा एल लिखते हैं, ठीक है। एक्सेल कितना हो जाएगा, ओमेगा एल, ये हो जाएगा 2 पाई एफ, ठीक। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं, जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो क्या है, फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल, तो फ्रीक्वेंसी और एक्सेल का ग्राफ खींचेंगे तो क्या आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा, क्या आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन आ जाएगा, ठीक। अब थोड़ी सी बात को हम लोग और समझ लेते हैं, कि देखो जो इंडक्टर है, ठीक है, ये एसी में काम करता है कि डीसी में, कैसे इस चीज को हम लोग समझेंगे। तो जो एक्सएल निकल के आया वो आ गया अपने पास 2 पाई एफ इंटू एल। अगर हम डीसी की बात करेंगे, डीसी में फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, जीरो, तो जो एक्सएल हो जाता है जीरो हो जाता है। इसीलिए हम लोग डायरेक्ट करंट के केस में, ठीक है, कोई भी कॉइल कनेक्ट भी होती है ना, तब भी नहीं पढ़ते, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है, ठीक है। अगर एसी की बात करेंगे तो एसी में क्या होता है, एसी करंट के लिए हमारे पास क्या है, एफ नॉन जीरो होता है, एफ क्या होता है, नॉन जीरो। तो एक्सएल भी क्या आ जाएगा, नॉन जीरो, एक्सएल भी कितना हो जाएगा, नॉन जीरो। क्लियर है क्या ये बात है? ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट अपने पास है इम्पीडेंस, ठीक है। तो इम्पीडेंस थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। तो द अपोजिशन ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रिक सर्किट एंड अल्टरनेटिंग करंट by combined effect of resistance and reactance is known as impedance। सिंपल सिंपल शब्द में सुनिए क्या मतलब हुआ, कि अगर एक रेजिस्टेंस और एक हमारे पास रिएक्टेंस, इनका कॉम्बिनेशन हुआ, तो अब हम लोग रिएक्टेंस नाम नहीं देंगे, रेजिस्टेंस नाम नहीं देंगे, उस नाम को बदल देते हैं। जैसे आपका नाम घर पे कुछ और होता है, स्कूल में कुछ और होता है, ठीक है। तो इसी तरह से क्या है, रेजिस्टेंस ऑलरेडी उसका नाम हम लोग कहाँ दिए थे, डीसी में दिए थे, ठीक। एक अकेला इंडक्टर हुआ, एक अकेला कैपेसिटर हुआ, उसका नाम हम लोग क्या दिए, ठीक है, उसका नाम हम लोग दिए इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अब जब दोनों मिल जाएंगे ना, तो नाम ये नहीं रह जाएगा, ठीक है। जैसे आपके दोस्त अगर मिल जाते हैं तो आपका एक्चुअल वाला नाम नहीं बुलाते, इसी तरह रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस ये दोनों मिलते हैं तो ये एक्चुअल नाम नहीं बोलते, इनका नाम बदल के हो जाएगा क्या, इम्पीडेंस, क्या हो जाएगा, इम्पीडेंस। इम्पीडेंस हम लोग नाम तब लेंगे जब रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस, ठीक है, दोनों कलेक्टिवली बोलना, ठीक है, तो उसका नाम क्या दे देंगे, इम्पीडेंस, क्या नाम दे देंगे, इम्पीडेंस, ठीक है। तो ये बात एकदम क्लियर हमने समझा दिया है सारी चीजों को,
ठीक है, फिर वही बात यहाँ पे है कि भाई सर्किट है, अगर रजिस्टर होता है तो हम लोग क्या करते हैं, जेड और एक्स सेम होता है। ठीक है, तो ये कितना आता है, आर आता है, कितना आता है, आर आता है। ठीक, प्योरली कैपेसिटिव केस में हमारे पास कितना आता था, 1/ओमेगा सी आता था, ठीक है, एक्स सी। और प्योरली इंडक्टिव में कितना होता है, तो बोलते हो सर ये आता है कितना, ओमेगा एल आता है। क्लियर है बात है, ये सारी बातें हम लोगों ने पीछे कवर कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट चीजों को समझते हैं। अब है जो हमारे पास सर्किट कॉम्बिनेशन, क्या है सर्किट, तो अब हमारे पास नेक्स्ट है एलआर सर्किट। ठीक है, एलआर सर्किट का मतलब ये था कि देखो हम लोगों ने अलग अलग पढ़ा कि एक रेजिस्टेंस, फिर एक इंडक्टर का बिहेवियर कैसे होगा एसी के साथ, फिर एक कैपेसिटर बिहेवियर कैसे होगा एसी के साथ। अब हम लोग बात करेंगे कि अगर एक रजिस्टर और एक इंडक्टर हो, दोनों सीरीज में कनेक्ट होंगे, तो कैसा बिहेवियर होगा सर्किट का। ठीक है, हमने क्या किया, एक रजिस्टर ये लिया, ठीक है, एक रजिस्टर ले लिया, और इसके साथ क्या किया, एक इंडक्टर को हमने क्या कर दिया, यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। इंडक्टर का सिंपल मतलब होता है कॉइल, ये क्या होती है, इंडक्टर या कॉइल, ये क्या है, इंडक्टर या कॉइल। ठीक है, और ये क्या है, सिंपल एक रजिस्टर है, क्या है, एक रजिस्टर है। इन दोनों को क्या कर दिया, सीरीज में कनेक्ट कर दिया। ठीक, तो अब हमें जानना है कि भाई अब हमारे पास जो वोल्टेज है, ठीक है, रजिस्टर के क्रॉस और करंट इंडक्टर के क्रॉस, वो कैसे हो। तो पहले इसे इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट को समझिए ध्यान से। जब एक सिंगल रजिस्टर लेते हैं तो करंट और वोल्टेज सेम फेज में होते हैं, मतलब दोनों क्या है, एक ही लाइन के क्रॉस चलते हैं। ठीक है, लेकिन जब इंडक्टर लेते थे तो याद होगा उसमें वोल्टेज 90 डिग्री आगे चलता था, तो वीएल अपने पास कैसे बना, ऐसे। ठीक है, अब अगर हम लोग देखें तो वीएल और वीआर दोनों कैसे हैं, 90 डिग्री पर, दोनों कैसे हैं, 90 डिग्री पर। ठीक, तो इनका क्या होगा, रिजल्टेंट वोल्टेज निकालेंगे, क्या निकालेंगे, रिजल्टेंट वोल्टेज। रिजल्टेंट वोल्टेज कैसे निकालेंगे, तो V इज इक्वल टू, ठीक है, जब 90 डिग्री होता है आपको याद ही है कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा वी आर का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, वी एल का स्क्वायर। और आपको मालूम है वो वी आर मतलब क्या है, वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर, उसे लिखेंगे कितना, वी आर दिस इज इक्वल टू आई इंटू आर। ठीक, और वीएल को कैसे लिखोगे, तो वीएल हो जाएगा अपने पास कितना, ये हो जाएगा, ठीक है, आई इंटू एक्स। ठीक, जब ये रख के सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा अपने पास, देखो v हो जाएगा हमारे पास, यहाँ हो जाएगा आई इंटू आर का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा आई इंटू एक्सएल का स्क्वायर, आई कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा इफेक्टिव v बाई आई, इसी को लिखते हैं z, क्या लिखते हैं z। तो z हो जाएगा कितना, इसे बोलेंगे इम्पीडेंस, और ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर या ओमेगा एल का स्क्वायर। ठीक है, इसी को बोलते हैं इम्पीडेंस, क्या बोलेंगे, इम्पीडेंस। क्लियर है। ठीक, अब अगर हम लोग फेज निकालें कि भाई देखो हमारे पास क्या है, ये हो गया जो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, ये हो गया वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर। ठीक, इनका जो नेट आया वो इधर से आ गया। तो सिंपल सी बात है, करंट के साथ नेट कितना एंगल पे है। ठीक, तो जब कभी ये निकालना हो तो आप निकाला करिए tan फाई, दिस इज इक्वल टू एक्स बाई आर। एक्स हमारे पास क्या है यहाँ पे, एक्स होगा, या तो एक्सएल होगा या तो एक्सी होगा, या फिर एक्सएल माइनस एक्सी होगा जब दोनों रहेंगे तो यहाँ पे इंडक्टर है तो क्या हो जाएगा, एक्सएल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना, एक्सएल बाई आर। और एक्सएल बाई आर का मतलब ये हुआ हमारे पास, ये हो गया ओमेगा एल बाई आर। क्लियर है क्या यहाँ तक बातें। ठीक, तो करंट क्या है, ये 9, ये 5 डिग्री क्या है, पीछे है। ठीक है, 5 डिग्री क्या है, देखो यहाँ करंट पीछे है, वोल्टेज क्या है, 5 डिग्री आगे। ठीक है, तो अब एक चीज आएगा कि अगर हमें आई नाट निकालना हो तो क्या लिखेंगे, ई नाट बाई जेड। और ई नाट हम लोग पहले से जानते हैं क्योंकि अप्लाइड वोल्टेज का वो हमारे पास सिग्नल है। ठीक है, और जेड हम लोगों ने निकाल ही लिया है, तो इस तरह से क्या बता देंगे, करंट कितनी होगी, पीक वैल्यू ऑफ करंट। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई क्या। ठीक, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर रजिस्टेंस और कैपेसिटर को एक साथ सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा। तो हमने एक रजिस्टेंस लिया आर, और हम लोगों ने एक कैपेसिटर लिया सी, इन दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब सवाल फिर होगा कि सर कैसे फेजर ड्रा करेंगे। तो फिर से वही कॉन्सेप्ट कि देखो हमारे पास क्या है, जो रजिस्टर होता है उसमें करंट वोल्टेज सेम फेज में होते हैं, दोनों को सेम लाइन में दिखा दिए। ठीक, कैपेसिटर में क्या होता है, वोल्टेज 90 डिग्री करंट से पीछे चलता है, तो वोल्टेज को यहाँ दिखा दिया कैपेसिटर के क्रॉस। ठीक, तो इन दोनों के बीच क्या है, 90 डिग्री का फेज डिफरेंस। फिर वही रिजल्टेंट वोल्टेज निकालेंगे, कैसे निकालोगे, रिजल्टेंट वोल्टेज हो जाएगा v इज इक्वल टू, ठीक है, अंडर रूट
वी आर स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर। 90 डिग्री है तो आपको मालूम है ना, टू ए वाला टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक। अब वी आर को क्या लिखोगे, तो बोलोगे सर इसको लिखेंगे आई इंटू आर का स्क्वायर, और वी सी को क्या लिखोगे, आई इंटू एक्स सी का स्क्वायर। ये हो गया कितना, रूट के अंदर। ठीक, आई कॉमन लोगे तो कितना निकल के आ जाएगा, जेड इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस, ठीक है, ये एक्स सी है, एक्स सी का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा इम्पीडेंस, क्या हो जाएगा, इम्पीडेंस। और एक्स सी मालूम है कितना होता है, वन बाई ओमेगा सी, तो ये अपने पास ये निकल के आ जाएगा। ठीक है। फाई फिर हमने बताया ही, फाई कैसे लिखते हैं, तो फाई लिखने का तरीका होता है अपने पास क्या, वही फाई लिख रहा है, तो इसे लिखेंगे tan फाई दिस इज इक्वल टू एक्स बाई आर, यहाँ एक्स सी है तो एक्स सी बाई आर लिखोगे। ठीक है, तो उसी को हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है, नोट डाउन किया। ठीक है, तो अब यहाँ हमारे पास ये हो गया आर, ये हो गया एक्स सी। ठीक है, tan है ना, तो tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये जो निकल के आया है वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है, इम्पीडेंस। और इम्पीडेंस कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर। ठीक, तो इसे हम लोगों ने क्या कर दिया है, पूरा नोट डाउन किया है, सेम टू सेम, जैसे आर एल पढ़े वैसे आर सी हुआ। क्लियर हो गई क्या बातें। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट अपने पास है पावर। ठीक है, तो किसी भी अल्टरनेटिंग जो सिग्नल जब जाता है तो उसमें करंट भी होता है, वोल्टेज भी होता है, तो पावर का डिसिपेशन होगा। ठीक है, तो वो पावर लिखेंगे कैसे हम लोग। ठीक है, तो पावर जो हमारे पास निकलते हैं वो होता है एक्चुअल में एवरेज पावर। क्या होता है, एवरेज पावर। हमने कहा है कि एवरेज पावर निकालना होगा तो क्या करेंगे, जीरो से टी लिखेंगे। जो भी हमारे पास पावर होगा उसको क्या करेंगे, टाइम के साथ इंटीग्रेट करेंगे। ये लिखेंगे जीरो से टी, और यहाँ कितना हो जाएगा, डी टी। आपको मालूम है पावर लिखने का तरीका क्या होता है, तो हम लोग पढ़ेंगे हैं, पावर क्या होता है, वी इंटू आई, वी इंटू आई। और यहाँ पे वी क्या है, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, आई क्या है, इंस्टेंटेनियस करंट। ठीक, तो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज को हम लोगों ने कितना माना, वी इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। और इसको क्या लिख दिया, ठीक है, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक, तो इसको जब रख के हम लोग सॉल्व करते हैं पूरा, तो वी एवरेज निकल के आता है, ये आता है आई नॉट वी नॉट बाई टू। और यहाँ कितना आता है, कॉस फाई आता है, कॉस थीटा आएगा, तो हो जाएगा कॉस थीटा, क्योंकि हम लोगों ने थीटा लिया है हम लोग। ठीक, और हम लोगों ने पढ़ा है कि आई नॉट बाई रूट टू वो कितना होता है, आई आर एम एस, वी नॉट बाई रूट टू उसे क्या बोलते हैं, वी आर एम एस। तो पी एवरेज कितना हो जाएगा, आई आर एम एस इंटू वी आर एम एस कॉस थीटा। ठीक है, ये आ गया पावर का फार्मूला। अब एक इंपॉर्टेंट बात, ठीक, ये कॉस थीटा क्या होता है, ये कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं पावर फैक्टर। एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला, ठीक है, ये नेम है पावर फैक्टर। तो कभी भी पावर फैक्टर कहे तो एवरेज पावर नहीं निकालना है, क्या निकालना है, कॉस थीटा। क्या निकालना है, कॉस थीटा। ठीक है, और ये पावर फैक्टर जो होता है कॉस थीटा, ये आता है आर बाई जेड के इक्वल, इसे भी ध्यान रखना है। कितना होता है, आर बाई जेड के इक्वल। और जेड अलग अलग सर्किट के लिए अलग अलग होता है। ठीक है, जेड अलग अलग सर्किट के लिए अलग अलग होता है। ठीक है, तो जेड अलग अलग सर्किट के लिए क्या होता है, अलग अलग होता है। तो आप आराम से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। क्लियर है क्या। हाँ, तो जो हमारे पास पावर फैक्टर आया निकल के, वो कॉस थीटा वो कितना होता है, आर बाई जेड होता है। तो इस बात को हम लोगों ने आगे स्लाइड में यहाँ पे समझाया है कि पी एवरेज कितना हो गया, आई नॉट वी नॉट बाई टू कॉस थीटा। आई नॉट बाई रूट टू, देखो टू को हम लोग रूट टू यहाँ बना सकते हैं, रूट टू यहाँ बना सकते हैं, तो जो मल्टीप्लाई करेंगे टू ही हो जाएगा। आई नॉट बाई रूट टू इंटू वी नॉट बाई रूट टू कॉस थीटा। इसे बोलेंगे आई आर एम एस, आई नॉट बाई रूट टू को, वी नॉट बाई रूट टू को क्या बोलेंगे, वी आर एम एस बोलेंगे। और इंटू क्या हो गया, कॉस थीटा। ठीक है, अब थोड़ी बात को ध्यान से समझिए। कॉस थीटा को हम लोगों ने बता ही दिया, आर बाई जेड लिखते हैं। ठीक, अब थोड़ा बात को ध्यान से समझो। अगर हमारे पास क्या हो जाए, ठीक है, अगर हमारे पास क्या हो जाए, यहाँ पे एक एक टर्म को समझ लो, कि जो एक्चुअल पावर होती है, ई एक्चुअल, ठीक है, वो हो जाता है वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू कॉस थीटा। ठीक है, इसमें वी आर एम एस और आई आर एम एस को बोलते हैं हम लोग अपेरेंट पावर। अगर कहीं कह दिया कि बताओ अपेरेंट पावर कितना होगा, ठीक है, आपको क्या लिखना है, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस। मोस्ट ऑफ द लोग इस बात को नहीं बताते, ये भी ध्यान रखना है।
ठीक है, चलिए। और कॉस थीटा को मैंने पहले ही बता दिया है, क्या है, पावर फैक्टर है, क्या है, पावर फैक्टर, पावर फैक्टर है। थोड़ी बात को ध्यान से समझो। तो क्या हम ऐसा नहीं बोल सकते क्या कि पावर फैक्टर दिस इज इक्वल टू एक्चुअल पावर अपॉन पी अपरेंट, एक्चुअल पावर अपॉन पी अपरेंट, ठीक है। तो कॉस थीटा को हम लोग ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना, ये जो है पी एक्चुअल अपॉन पी अपरेंट, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोल सकते हैं हम लोग क्या, पावर फैक्टर, क्या बोल सकते हैं, पावर फैक्टर। ठीक है, यहाँ तक बातें। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट। ये सारी चीजें हम लोगों ने पीछे बता रखी है कि प्योरली रेजिस्टिव सर्किट होगा तो जेड आर आता है, करंट और वोल्टेज दोनों सेम फेज में चलते हैं तो हम लोग ऐसे दिखाते हैं, फेज कितना रहता है, 0 डिग्री रहता है, तो पावर फैक्टर कितना होगा, 1 होगा, पावर फैक्टर कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, 0 डिग्री होगा तो cos 0 वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। प्योरली कैपेसिटिव सर्किट होगा, तो प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में क्या होता है, फाई 90 डिग्री होता है, और फाई अगर 90 डिग्री होगा तो कॉस 90 वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो ये याद रखना है आपको ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट रिमार्क पॉइंट है, मैंने इसको इस तरह से स्लाइड बनाया ही है। ठीक है, प्योरली इंडक्टिव सर्किट होगा, उसमें क्या होता है, उसमें भी 90 डिग्री का फेज होता है, बस फर्क ये होता है उसमें वोल्टेज जो होता है इंडक्टर वाला लीड करता है और करंट क्या करती है, लैग करती है, तो कॉस 90 वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, और एलआर सर्किट होगा तो हमारे पास कितना हो जाएगा, ठीक है, कॉस थीटा आर बाई जेड, और जेड कितना होगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। आरसी सर्किट होगा तो हमारे पास कितना हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा पावर फैक्टर कॉस थीटा, ये हो जाएगा कितना, आर बाई जेड, और जेड कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर। इसे हमने एक समरी की तरह बना के स्लाइड में मेंटेन कर लिया ताकि आपको आसानी चीजों को समझा सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब सबसे इम्पॉर्टेंट है एलसीआर सर्किट, सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके एसी में एलसीआर सर्किट। ठीक है, तो एलसीआर सर्किट देखो दो तरीके की होती है, एक होता है कि एल सी आर इन सीरीज, एक होता है एल सी आर इन पैरेलल। ठीक है, तो एल सी आर सर्किट का सीरीज ही आपके सिलेबस में है, पैरेलल सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया यहाँ पे, एक इंडक्टर लेना है, एक कैपेसिटर लेना है, और एक रजिस्टर लेना है, तीनों को सीरीज में कनेक्ट करके एक अल्टरनेटिंग सोर्स से इसे क्या कर दो, कनेक्ट कर दो, तो इसी को बोलेंगे एलसीआर सर्किट। क्या बोलेंगे, एलसीआर सर्किट। क्या, एक इंडक्टर लो, एक कैपेसिटर लो, और एक रजिस्टर लो, इन तीनों को क्या कर दो, सीरीज में कनेक्ट कर दो। ठीक है, इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, एलसीआर सर्किट। ठीक है, तो ध्यान दो, अब हम इसका फेजर डायग्राम ड्रा करेंगे। तो जब फेजर डायग्राम ड्रा करते हैं तो ध्यान होगा आपको, फेजर डायग्राम में क्या होता है कि जो रजिस्टर होता है उसमें करंट और उसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप दोनों क्या होते हैं, सेम फेज में होते हैं, तो एक लाइन दिखा दी। जो इंडक्टर होता है वो क्या करता है, करंट से उसमें वोल्टेज जो होता है वो 90 डिग्री आगे चलता है, और जो कैपेसिटर होता है उसमें करंट से वोल्टेज क्या होता है, 90 डिग्री पीछे चलता है। तो हम इस बात को ऐसे भी दिखा सकते हैं क्या, कि भैया अगर VL मान लें ज्यादा है VC से, तो VL माइनस VC ये दिखा दें, और करंट क्या है वो आपके पास इधर है, इन दोनों के बीच 90 डिग्री का फेज है। क्लियर हो रही बातें ये, क्लियर हो रही बातें ये, फिर से समझ लो एक बार ध्यान से। जो रजिस्टर होता है उसमें करंट और वोल्टेज सेम फेज में होते हैं तो एक लाइन में दिखा दिए। जो इंडक्टर होता है वो करंट से 90 डिग्री आगे चलता है तो उसमें हमने क्या कर दिया, उसका वोल्टेज VL ऊपर दिखा दिया, 90 डिग्री प्लस हो गया। ठीक, जो कैपेसिटर होता है उसमें 90 डिग्री क्या होता है, वोल्टेज पीछे चलता है। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें तो ये और ये दोनों एग्जैक्टली अपोजिट हो गए, या तो ये बड़ा होगा या तो ये बड़ा होगा। ठीक, तो जो बड़ा होगा उसके अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं VL डिफरेंस VC या VL VC डिफरेंस VL, और आई क्या है, वो 90 डिग्री का फेज बन रहा है। वहां तक बातें क्लियर है क्या। ठीक, तो अब इम्पॉर्टेंट जो रिजल्ट निकल के आया कि जो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है उसे लिख सकते हैं VL प्लस VR प्लस VC, लेकिन जो टोटल वोल्टेज होगा ना उसमें ध्यान देना है कि इन दोनों के बीच 90 डिग्री है, तो रिजल्टेंट वोल्टेज V जो होगा वो कितना हो जाएगा, VR स्क्वायर प्लस VC या VL माइनस VC का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। ठीक, तो जब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो फाइनल रिजल्ट क्या आ जाएगा अपने पास, V इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर।
इसे क्या बोलेंगे, ठीक है, ये हमारे पास यहाँ जेड लिख दे रहे हैं, जेड लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका इम्पीडेंस। जेड को क्या बोलेंगे, इम्पीडेंस बोलेंगे, ठीक है। जेड क्या है, इम्पीडेंस। क्लियर है यहाँ तक बात में, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये सारी बातों को हमने यहाँ समझाया है, ठीक है। कि अगर वी एल वी सी से ज्यादा होगा तो सिंपल सी बात है, अगर वी एल वी सी से ज्यादा हुआ तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये वाला फैक्टर बड़ा हो जाएगा, एक्सएल माइनस एक्सी पॉजिटिव आएगा, ठीक है। हमारे पास tan फाइव हो जाएगा एक्सएल माइनस एक्सी बाई आर, ठीक है। और अगर क्या हो जाएगा, छोटा होगा तो फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्सी माइनस एक्सएल बाई आर। वो सारे फैक्टर्स को हमने यहाँ छोड़ दिया। अब देखो एक चीज इंपॉर्टेंट समझो यहाँ से, ठीक है। केस वन, अगर एक्ससी एक्सएल से बड़ा है, एक्ससी एक्सएल से बड़ा है, तो tan फाइव हम लोगों ने क्या निकाला, tan फाइव हम लोग निकाला था एक्सएल माइनस एक्ससी बाई कितना, आर। अगर एक्सएल एक्ससी से बड़ा है तो सिंपल सी बात है, फाइव जीरो नहीं होगा, फाइव जीरो नहीं होगा। तो फाइव जीरो नहीं होगा तो ये कैसा बिहेव करेगा भाई, एक्ससी बड़ा है तो उसका बिहेवियर होगा, ठीक। और अगर एक्सएल बड़ा हो तब भी फाइव जीरो नहीं होगा। देखो यहाँ एक्ससी अगर हमारे पास बड़ा हो, एक्सएल बड़ा हो, तो फाइव हमारे पास क्या होगा, जीरो नहीं होगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जो इंडक्टिव बिहेवियर है उसको दिखाएगा, ठीक है। और अगर एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी हो जाए तो फाइव जीरो हो जाएगा। मतलब अगर कभी भी कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस सेम हो गया तो पावर फैक्टर, ठीक है, उसका जो फाई है वो क्या हो गया, जीरो। तो पावर फैक्टर बन जाएगा वन, ठीक है। उस टाइम सर्किट जो है प्योरली रजिस्टिव बिहेव करती है। कैसे बिहेव करती है, प्योरली रजिस्टिव। ध्यान रखना, अगर फाई जीरो है, ठीक है, फाई जीरो है, तो सर्किट का बिहेवियर कैसा होगा, प्योरली रजिस्टिव, प्योरली रजिस्टिव, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्या है कि अगर एक्सएल बड़ा हुआ तो इंडक्टिव बिहेवियर, एक्सी बड़ा हुआ तो कैपेसिटिव बिहेवियर। अगर एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी हो जाता है ना तो रजिस्टिव बिहेवियर हो जाता है सर्किट, ठीक है। क्या यहाँ तक बात है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट, अब हम लोग थोड़ी सी बात करते हैं रेजोनेंस, ठीक है। जो एसी सर्किट है उसमें आपको मालूम होगा कि फ्रीक्वेंसी के साथ करंट का वेरिएशन होता है, करंट का क्या होता है, वेरिएशन होता है, ठीक। तो ऐसी फ्रीक्वेंसी जिस पर करंट मैक्सिमम होती है उस फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी तब आती है जब एक्स सी एक्सएल के इक्वल हो, ठीक है। तो जेड जो है वो आर हो जाएगा, जेड कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास पूरा पूरा जेड लिखा है। अगर एक्सी एक्सएल के इक्वल होगा जेड कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा, जेड कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। ये यहाँ निकाल निकाल कर रखें, ठीक है। इसी कंडीशन में हमारे पास जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, एक्सी इज इक्वल टू एक्सएल को, देखो कैसे हो जाएगा, एक्सी हो जाएगा वन बाई ओमेगा सी और एक्सएल हो जाएगा ओमेगा एल, ठीक है। इसे ऐसे लिख सकते हैं क्या, ओमेगा स्क्वायर दिस इज इक्वल टू वन अपान एल सी। ओमेगा कितना हो जाएगा, वन अपान अंडर रूट एल सी, ठीक है। इसी फ्रीक्वेंसी को बोलेंगे, मूल फ्रीक्वेंसी को रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो हम लोगों ने रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी यहाँ पे आगे चल के ये बात निकाल रखी है, ठीक है। एक्सी एक्सएल दोनों इक्वल हैं, साल हो गया, ये हो गई कितना, एंगुलर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, और ये हो गई क्या, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। क्लियर है क्या बात है यहाँ पे, ठीक है। बस इतनी बात ध्यान रखना है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी में जो जेड होता है वो आर के इक्वल आता है, प्योरली रजिस्टिव, प्योरली रजिस्टिव। और दूसरी बात हमारे पास क्या है, फाई जीरो आता है, फाई कितना आता है, जीरो आता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। चलिए, तो ग्राफ जब हम लोग ड्रा करते हैं तो यहाँ पे थोड़ी सी बातों को ध्यान रखो, अच्छे से समझ लो। ओमेगा नॉट वर्सेस आई ने बताया कि भाई जो करंट होती है वो क्या होती है, फ्रीक्वेंसी के साथ वेरी करती है, ठीक है। तो जब रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा ना तो ग्राफ कुछ इस तरीके से मिलता है, लगभग ऑलमोस्ट फ्लैटेंड टाइप। ये आर थ्री है एक तरीके से, ठीक। जब मॉडरेट आर रहता है तो जो फ्लैट होता है वो फ्लैट ना होकर थोड़ा सा शार्पर हो जाता है ग्राफ ऐसे, ठीक। लेकिन जब आर सबसे कम रहता है, रेजिस्टेंस सबसे कम हो, तो शार्पनेस ज्यादा रहती है ग्राफ में। तो हम ऐसा बोल सकते हैं क्या,
कि जो शार्पनेस है ग्राफ की, ठीक है, वो क्या है, रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। भाई रेजिस्टेंस जब सबसे कम है तो शार्पनेस सबसे ज्यादा है। ठीक, इसी शार्पनेस को मेजर करने के लिए हम लोग एक नई क्वांटिटी इजाद करते हैं, उसका नाम है क्वालिटी फैक्टर। क्या नाम है? क्वालिटी फैक्टर। ठीक है, क्वालिटी फैक्टर हमेशा मेजर करेगा कि कौन सा ग्राफ कितना शार्पर है। ठीक, तो ध्यान रखना है कि अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो शार्पनेस ज्यादा होगी। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास क्या है, सबसे लीस्ट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस के लिए, ठीक है, जो ग्राफ है वो क्या है, एकदम देखो एकदम ऐसे हो जाता है, ये क्या है, एकदम शार्पनेस। ठीक है, यही यहाँ पे हम समझाया गया है। ठीक, अब क्वालिटी फैक्टर ने बता ही दिया है क्या मेजर करता है, शार्पनेस। ठीक, तो ये हमारे पास ग्राफ है, उसकी शार्पनेस मेजर करता है कौन, क्वालिटी फैक्टर। ठीक, तो क्वालिटी फैक्टर में फार्मूला याद रखना है, ये होता है क्वालिटी फैक्टर Q इज इक्वल टू, ठीक है, ये होता है ओमेगा नॉट एल बाई आर, ओमेगा नॉट एल बाई आर। ठीक है, क्यू की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, ठीक है, वो ग्राफ का जो शार्पनेस है उतनी ज्यादा होगी। क्यू की वैल्यू जितनी कम होगी ग्राफ की शार्पनेस उतनी कम होगी। ठीक, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ठीक, नेक्स्ट, नेक्स्ट अपने पास है ट्रांसफार्मर। ठीक है, लास्ट टॉपिक इसका क्या है, ट्रांसफार्मर है, इसे अच्छे से समझ लेना है। ठीक है, तो आपको मालूम है अल्टरनेटिंग सिग्नल में हम लोग क्या करते हैं लास्ट में, ठीक, इसका यूज है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ते हैं ट्रांसफार्मर और एक है जनरेटर। जनरेटर टेंथ में आप लोग पढ़ के आते हैं तो हम छोड़ के चलते हैं, ट्रांसफार्मर पढ़ना जरूरी है। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर क्या है, एक तरह का डिवाइस है, ठीक, जिसका काम होगा वोल्टेज या करंट को कंट्रोल करना। वोल्टेज और करंट को क्या करना, कंट्रोल करना। अब सवाल होगा कि वोल्टेज और करंट कंट्रोल करेंगे तो कौन सी तरह का वोल्टेज कंट्रोल करते हैं, किस तरह का करंट कंट्रोल करते हैं, ध्यान रखना, अल्टरनेटिंग वोल्टेज और अल्टरनेटिंग करंट को कंट्रोल करते हैं। ठीक, कंट्रोल का मतलब ये है कि वोल्टेज को बढ़ा सकते हैं, वोल्टेज को घटा सकते हैं, करंट को बढ़ा सकते हैं, करंट को घटा सकते हैं। ठीक है, तो ये एक डिवाइस है जो अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग वोल्टेज को कंट्रोल कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। ठीक है, ये म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पर बेस्ड है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये। ठीक है, पूछता है ट्रांसफार्मर कौन से प्रिंसिपल पर करता है, तो म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पर क्या करता है, वर्क करता है ट्रांसफार्मर। ठीक है, अब इसके थोड़े से कंस्ट्रक्शन की बात कर लेते हैं, देखो ये समझ लो अच्छे से। जो ट्रांसफार्मर होता है जिस पर हम लोग इनपुट सिग्नल फेड करते हैं, ठीक है, उसे बोलते हैं प्राइमरी कॉइल या प्राइमरी वाइंडिंग। जिस पर आउटपुट लेते हैं, ठीक है, तो ये वाली जो वाइंडिंग है इसे बोलेंगे सेकेंडरी। ठीक है, या फिर आउटपुट वाली वाइंडिंग। ठीक, अब एक बात ध्यान रखना, आइडियल ट्रांसफार्मर में जो फ्लक्स लिंकेज होता है प्राइमरी से, वो फ्लक्स लिंकेज भी कहाँ माना जाता है, सेकेंडरी से। ये आइडियली बात है, बट आपको मालूम है, ठीक है, अच्छा इसमें बनाते कैसे, पहले इसको अच्छे से समझ लो। हम लोग आयरन की क्या करते हैं, लैमिनेटेड कोर लेते हैं, ठीक है, और उसके ऊपर क्या करते हैं, एक पॉलिशिंग कर देंगे, जो क्या करें, एक दूसरे से टच ना करें, एक दूसरे से क्या करें, टच ना करें। ठीक है, आयरन की लैमिनेटेड कोर हम लोग लेते हैं और उस पर क्या करते हैं, वायर को ऐसे लेयर बाय लेयर रख करके उस पर वायर लपेट देते हैं। तो वही हमने यहाँ पे क्या किया है, कई लेयर्स ले रखी हैं, ठीक है, और उसके ऊपर क्या कर दिए, ये वायर ऐसे लपेट दिए हैं। ठीक, तो ये क्या बन जाएगा, ट्रांसफार्मर। अब होगा क्या, ध्यान से समझो, जब हम इस पे अल्टरनेटिंग सिग्नल को फेड करेंगे प्राइमरी पर, तो होगा क्या, हमारे पास जब प्राइमरी अल्टरनेटिव सिग्नल को फेड करेंगे ऐसे, तो हमारे पास सिग्नल ऐसे वेरी करेगा। ठीक है, तो जो फ्लक्स होगा, जब इसमें से क्या होगा, जो भी फ्लक्स निकलेगा वो क्या होगा, दूसरे से पास होगा। तो आपको मालूम है जब फ्लक्स क्या होता है, चेंज होता है किसी कॉइल से, तो क्या कर देता है, वो एक ईएमएफ प्रोड्यूस करता है। ठीक है, कहाँ, म्यूचुअल इंडक्शन में, कहाँ, म्यूचुअल इंडक्शन में। ठीक, तो ये म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे इस तरीके से बेस्ड है। ठीक है, चलिए आगे बात समझिए। तो प्राइमरी में हम लोग क्या कर सकते हैं, जो ईएमएफ होगा उसे क्या ले सकते हैं, ईपी इज इक्वल टू माइनस एन पी डी फाइव बाई डी टी, और सेकेंडरी में कर सकते हैं माइनस एन एस डी फाइव बाई डी टी। ठीक, दोनों को डिवाइड करें तो हमारे पास कितना निकल के आएगा, देखो ये निकल के आएगा ई एस बाई ई पी, दिस इज इक्वल टू एन एस बाई एन पी। ठीक है, इस जो रेशियो है इसका नाम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, आर को। ठीक है,
तो आर को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कितना आ गया हमारे पास, ई एस बाई ई पी या एन एस बाई एन पी या आई पी बाई आई एस। आई बाई एस कहाँ से आया, देखो जब इसको सॉल्व करेंगे पावर दोनों में सेम होगी, पावर लॉस हो नहीं रहा है आइडियल ट्रांसफार्मर में, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से जब सॉल्व करेंगे, देखो ई एस बाई ई पी इज इक्वल टू आई पी बाई आई एस आएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको याद कैसे रखना है, ई एस बाई ई पी इज इक्वल टू एन एस बाई एन पी। लेकिन करंट उल्टा होती, करंट कैसे आती है, उल्टा, तो यहाँ आई पी बाई आई एस होगा, ठीक है, इसे ध्यान रखना। चलिए, अब लॉसेस इन ट्रांसफार्मर, तो लॉसेस कौन कौन से हैं आपको मालूम है, ट्रांसफार्मर लॉसेस होते हैं, एक तो फ्लक्स लीकेज, प्राइमरी जितना फ्लक्स पास होता है दूसरे से पूरा पूरा गुजरता नहीं है, ठीक है। दूसरा है आयरन लॉस, ठीक है, जो हमारे पास क्या है कि आयरन के हम लेवेटेड कोर लेते हैं, उसमें ईडी करंट प्रोड्यूस होती है, ईडी करंट के कारण क्या होता है, वो लॉस आ जाता है, ठीक है। दूसरी बात क्या है, तीसरी है बाइंडिंग ऑफ, बाइंडिंग लॉस, ठीक है। तो बाइंडिंग लॉस का मतलब ये है कि हम लोग जब वायर लपेटते हैं तो वायर कुछ फाइनाइट रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, तो वो रेजिस्टेंस के कारण क्या होता है, लॉस एनर्जी में हो जाता है, ठीक है। अब आयरन लॉस दो तरीके का होता है, एक होता है ईडी करंट लॉस, ठीक, जब क्या होता है फ्लक्स चेंज होता है ना, तो फ्लक्स चेंज होता है तो क्या होता है, आपको मालूम है कोई भी जो मटेरियल होता है अगर वो क्या करे मैग्नेटिक फील्ड रखें और उसमें फ्लक्स चेंज हो तो उसमें क्या होता है, एक ईडी करंट प्रोड्यूस हो जाती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ईडी लॉस, ठीक। और आपको मालूम है आयरन एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, तो उसमें जो लॉस आता है वो कौन सा होता है, फेरो या हिस्टेरिसिस लॉस, क्या होता है, हिस्टेरिसिस लॉस। हिस्टेरिसिस लॉस का मतलब ये है कि एक बार मैग्नेटिक फील्ड सेट हो गई, रिमूव करते हैं, तो फिर से उसके एटम्स मॉलिक्यूल्स या डाइपोल्स का अलाइनमेंट फिर से ओरिजिनली नहीं रह पाता, ठीक है। इसको बोलते हैं हिस्टेरिसिस लॉस, क्या बोलते हैं, हिस्टेरिसिस लॉस, ठीक है। चलिए, तो यहाँ हम लोगों ने कुछ बातों को क्या कर दिया है, समझा दिया है, कैसे हिस्टेरिसिस लॉस होता है, कैसे फ्लक्स लॉस होता है, ये सारी चीज बातें हम लोगों ने यहाँ पे समझाया है, ठीक है। अब बात आती है एक और इम्पोर्टेंट है, इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर। इफिशियंसी का मतलब होता है कि हम कितना इनपुट लगा रहे हैं, कितना आउटपुट मिल रहा है, तो पी आउटपुट अपॉन पी इनपुट का जो रेशियो होता है, इसी को बोलते हैं इफिशियंसी, इसी को क्या बोलते हैं, इफिशियंसी। इफिशियंसी की कोई यूनिट नहीं होती, या तो फ्रैक्शन में होगी या फिर कैसे होगी, परसेंटेज में, क्लियर है। तो पी आउट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी आउट का मतलब कितना हुआ, एन एस, ठीक है। और अपने पास सॉरी, ये हो जाएगा अपने पास कितना, आउट है तो आउट में कितना हो जाएगा, वी इंटू आई, आउट के लिए ई एस और आई एस, ठीक है। यहाँ कितना हो जाएगा, ई पी और आई पी, ठीक है। परसेंटेज निकालना होगा 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बस इतना ही, ठीक है। अब हमारे पास ट्रांसफार्मर दो तरीके के होते हैं, एक होता है स्टेप अप और एक होता है स्टेप डाउन। स्टेप अप का काम है वोल्टेज को बढ़ाना, स्टेप डाउन का काम है वोल्टेज को घटाना। ऐसा ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज को बढ़ाए उसे बोलेंगे स्टेप अप, और ऐसा ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज को घटाए उसे बोलेंगे स्टेप डाउन, ठीक। अब सिंपल सी बात है, अभी हम लोगों ने पढ़ा पावर क्या होती है, इसमें कांस्टेंट होती है, पावर क्या होती है, कांस्टेंट। अगर V इंटू आई क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, तो जो वोल्टेज को बढ़ाएगा वो आई को क्या करेगा, घटाएगा। स्टेप अप ट्रांसफार्मर वोल्टेज को बढ़ाता है तो आई को क्या करेगा, घटाएगा, ध्यान रखना, ये एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है ये। स्टेप अप ट्रांसफार्मर करंट क्या होती है, बढ़ती घटती है, तो वोल्टेज बढ़ता है करंट क्या हो जाएगी, घट जाएगी। स्टेप डाउन में क्या होता है, वोल्टेज घटता है, तो वोल्टेज घटेगा तो करंट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, करंट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्लियर है यहाँ तक बातें क्या, ठीक। अब स्टेप अप ट्रांसफार्मर में एन एस एन पी से ज्यादा होता है तो आर एक से ज्यादा आएगा, ठीक है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में आर की वैल्यू एक से कम आएगी। और एक बात और, कौन सा कहाँ यूज होता है, तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर को हम लोग पावर हाउस में यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं, पावर हाउस में, ठीक है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहाँ यूज करते हैं हम लोग, टाउन में, कस्बे में, आपके मोहल्ले में, ठीक है, टाउन में, रूरल एरिया में, ठीक है, विलेज में, इन हर जगह पे क्या करते हैं हम लोग, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर को यूज करते हैं। क्लियर हो गई बातें, ठीक है। तो ये रहा हमारा आज का वीडियो, अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो
तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, बाकी आपके जो भी सजेशन हो, ठीक है, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसे ज्वाइन कर लीजिए। इस पे सारे कंटेंट आपको फ्रीली अवेलेबल रहेंगे। ठीक है, कोई भी सजेशन हो तो कमेंट करना भूले नहीं, कमेंट में आप बता सकते हैं। ठीक है, कि हमें कौन कौन सी चीज़ों की नीड है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए।